स्टेट, बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन में खड़ा कर देगा उन्हें। अच्छा सर, आपने बोला एक का चार, ये एक का चार क्या है? मतलब बच्चे बहुत बोलते रहते हैं गुफरान सर ने एक का चार, ये भी कहते हैं कि गुफरान सर वोकैब नहीं पढ़ाते हैं, खेती करना सिखाते हैं। तो एक का चार क्या है, खेती क्या है, थोड़ा सा बताएंगे अब आप? यही अस्सलाम वालेकुम गुफरान सर, एमएलएस के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हम लोग पहली बार पॉडकास्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो वालेकुम अस्सलाम फैसल सर, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। It's really wonderful and great honor for me to be here at the maiden podcast of MLS. I hope एक कह जाता है कि well begun is half done. अच्छी शुरुआत एक अच्छे इख्तिताम की तरफ जाती है, अंत की तरफ जाती है। अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। और कई बच्चे हैं जो इस बार जामिया के एग्ज़ाम में भी अपेयर होने वाले हैं और काफ़ी परेशान भी हैं कि वो जानना चाहते हैं कि थोड़ा इंग्लिश को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि इंग्लिश के प्रिपरेशन जो है बेसिकली कैसे शुरू करने चाहिए? आपका जो क्वेश्चन है कि जामिया एंट्रेंस में इंग्लिश बहुत ही क्रूशियल और डिसाइसिव रोल प्ले करता है, और विच इज़ ट्रू। 30 क्वेश्चंस आप मान के चलें हर साल ही आते हैं। ये 30 क्वेश्चन बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करते हैं, और स्पेशली इसमें जो है कि पूरा का पूरा कि इंग्लिश का पूरा वो इसमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट भी है। वो कैब का आता है, उसमें वो कैब में आप उसको मैं तो 4 में रखता हूँ, लेकिन वैसे देखा जाए ब्रॉडली तो 5 सेक्शन में वो कैब को बांट सकते हैं आप। लाइक सिनोनिम हो गया, एंटोनिम हो गया, ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गया, और एक और चीज़ है जो जामिया में जो मैं पढ़ा रहा हूँ पिछले 3 4 5 सालों से, जो देख रहा हूँ एक पैटर्न जो है, और प्रीवियस क्वेश्चन जब देखता हूँ तो स्पेलिंग एरर का वेटेज ठीक ठाक उसमें आता है, तो हम उसे भी वो कैब के सेक्शन में रख सकते हैं। बट ये कि वो इन माय ओपिनियन वो पढ़ाने की चीज़ नहीं है, वो याद करने की चीज़ है। क्योंकि वो कैब जो है स्पेलिंग के साथ आप याद करें तो स्पेलिंग एरिया में उसका कोई ना कोई नाम होता है, कुछ ना कुछ उसको कहते हैं, वो चाहे एक्शन के फॉर्म में हो या नाउन में कह लें या किसी भी तरीके से, तो उसका वर्ड का मतलब होता है। अब हम जितनी ज़्यादा चीज़ें देखते हैं हमें उसका उतना मतलब पता चल सकता है। एक इंसान पूरा का पूरा दुनिया में जितनी सारी चीज़ें यूनिवर्स में, हर चीज़ का हमें मतलब नहीं पता होता। तो इस तरह से कहते हैं कि एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि वो कैब जो है इट्स एन ओशियन, और ऐसा ओशन है कि इंसान के लिए ये फ़ायदमलेस है। इसकी कोई मतलब कोई इसका पाताल नहीं है, कोई इसकी गहराई नहीं मेजर कर सका, फ़ायदम नहीं कर सका कि कितना गहरा है। बट वी हैव टू गो एज़ डीप एज़ पॉसिबल। जितना तक, जहाँ तक हमें हो सकता है, हमें डाइव डीप इनटू द ओशियन करना पड़ता था कि जितना एज़ मेनी एज़ पॉसिबल, जितना ज़्यादा वो कैब हम कलेक्ट कर सकें। ये तो सबसे पहला फंडा होता है। फिर उसको याद करना चाहिए। जितनी बार आप याद करेंगे, रिवाइज़ करना पड़ता है। एक बार याद करना काफ़ी नहीं होता, रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रिवाइज़ हम करते किस लिए हैं? सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि रिवाइज़ क्यों करते हैं हम। रिवाइज़ इसलिए करते हैं कि वो हमारे माइंड में रिटेन कर सके। तो जितनी बार हम रिवाइज़ करेंगे उतनी बार हमारे माइंड में वो चीज़ें, वो वर्ड उतने ही स्ट्रांगली जो है वहाँ पर मौजूद रहेगा। ठीक है? तो ये वोकैब का एक बड़ा फंडा होता है याद करने का। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हम जिस इंसान से जितनी बार मिलते हैं, द मोर ऑफन यू कम अक्रॉस अ पर्सन, मोस्ट प्रोबेबली कि आप उसे ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रख सकेंगे। पहली बार मुलाकात में शायद चेहरा याद रह जाए, दूसरी बार मुलाकात में शायद नाम याद रह जाए, तीसरी बार मुलाकात में शायद उसका एड्रेस पता लग जाए आपको, फिर उसके बारे में आप बैकग्राउंड भी उसका जान जाते हैं। तो इसी तरह वर्ड्स के भी हैं। आप जितनी बार रिवाइज़ करेंगे उसका सारा डिटेल आपको पता हो जाएगा, तो फिर यू विल ईजिली रिमेंबर द वर्ड इन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जहाँ पे नर्वस फैक्टर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है बच्चों को, बट रिवीजन इज़ द की। अच्छा, ये तो आपने एक बात कही, आपको जैसा आपको मालूम है जामिया बीएलबी एग्ज़ाम जो है वो 4 जून को है। जी। मुश्किल से 20 से 25 दिन का भी टाइम हमारे पास बचा हुआ है। हम्म। तो मैं आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि जामिया बीएलबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है इंग्लिश पार्ट के अंदर? जामिया पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर लास्ट फ्यू इयर्स का अगर पैटर्न देखा जाए तो वो कैब का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है अगेन। ठीक है। बट यहाँ और पे मैं कुछ, आपको एक क्वेश्चन में ये चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हाँ एक तो बिल्कुल। मैंने पूछा कि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या बट है, इम्पोर्टेंट के साथ साथ यहाँ पे मैं स्कोरिंग भी बोलना चाहता हूँ। स्कोरिंग स्कोरिंग भी। इसलिए क्योंकि जी। जैसा कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जो एक वोकैब के अंदर जो पार्ट है सिनोनिम एंटोनिम, जी। कई बार बच्चों के सिलेक्शंस ले जाता है, कन्फ्यूजन बहुत होता है उसमें। 4 कन्फ्यूजन ऑप्शंस, बहुत होता है क्लोज मीनिंग्स जी। है ना, निकाल के बच्चे निगेटिव करके आ जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखा है, अभी एम ए बी एल बी के एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन था, ट्रूथ एंड लाई वाला एक क्वेश्चन था।
है ना, जो वो शायद हाँ वो जो आंसर की से भी। वर्बल एनालॉजिकल हाँ रीजनिंग में वो हाँ, भी आता फिट हो तो जाता वही है मैं वो कह रहा हूँ वर्बल कि रीजनिंग। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन की वजह से बच्चे किसको और स्कोरिंग किसको माने और डिफिकल्ट किसको माने, सो इसमें आपका क्या टेक है? देखिए पहली बात तो ये है कि वो कैब में क्या है कि ये अगर आपको आता है तो आप कर देते हैं, तो ये स्कोरिंग है, ठीक है। नहीं आता है तो आप फिर डोल ड्रम में हो जाते हैं, मतलब आपका माइंड जो है कंफ्यूज हो जाता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो अगेन मैं आई रीट्रीट के रिवीजन ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जितनी बार आप इसको रिवाइज करेंगे यू गेट बेटर विद द रिवीजन, ठीक है। जितने बार आप रिवाइज करेंगे आप बेहतर होते चले जाते हैं, क्योंकि ये इंट्रेंस एग्ज़ाम है। नो बडी इज़ 100% श्योर कि क्या करने वाला हूँ मैं और क्या होने वाला है। वी जस्ट मेक आवर एफर्ट्स, ठीक है, द बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, याद ही करना पड़ेगा वो कैब का, और कोई फंडा नहीं, याद ही करना पड़ेगा। अब अगर आप व्हेन यू आर इन द मिडिल ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, आप इन द मिडिल ऑफ द बैटल ग्राउंड, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, तो यू डोंट हैव एनी चांस टू गो बैक, आपको आगे ही जाना है। तो किसी न किसी तरीके से उसको टैकल करना है। एक तो ये फंडा होता है कि अगर आप 100% श्योर हो या 90% श्योर हो, देखना पड़ता है कि आप अगर 100% श्योर हो फिर तो आपने आंसर कर ही देना है, और अगर आप उतना सर्टेन नहीं हो तो फिर आपको थोड़ा बहुत चांस लेना पड़ सकता है या लेना चाहिए, गिवन द सिचुएशन कि आप अभी आपकी सिचुएशन क्या, आपने कितना अटेम्प्ट कर रखा और उस अटेम्प्ट में कितनी श्योरिटी है आपकी। तो ये जो अगर आपका क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है कि स्कोरिंग और डिफ़िकल्ट सा अगर आप ये लेना चाहते हैं कि बच्चे उसको अटेम्प्ट करें या ना करें, तो उसका तो ये है कि वो देखना पड़ेगा कि कितना परसेंट श्योरिटी कितने नहीं, परसेंट है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 20-25 डेज बचा हुआ है, तो हम्म। बच्चे किस तरीके से फोकस करें? जैसे एक दिन के अंदर, जैसे आपको मालूम है टाइम तो लिमिटेड होता हम्म। है ना, बच्चों के साथ चैलेंजिंग टास्क है कि उनको करंट अफेयर्स भी करना होता है, उनको सो लीगल भी मेनी करना थिंग्स होता टू है, डू, जीएस भी करना होता हाँ, है। सो मेनी बट थिंग्स टू इंग्लिश डू। के लिए वो किस तरह का टाइम एलोकेट करें इस कमिंग डेज में, ताकि एग्जामिनेशन वाले उनको बेस्ट, क्योंकि स्कोरिंग बच्चे उसी को फोकस करेंगे, स्कोर जो ज़्यादा स्कोरिंग होगा, पहली बात। बट कई बार ऐसा भी होता है कि एग्जाम में जाकर के स्कोरिंग तो ज़रूर होता है, वेटेज उसका ठीक ठाक है, बट नेगेटिव करके आ जाएंगे तो फिर वो डिफिकल्ट बन जाता है। तो वी हैव टू, है ना, मतलब मेक तो डिसीजन सो दैट टाइम टाइम मैनेजमेंट मैनेजमेंट एंड बीइंग ज़रूरी द है, बैलेंस्ड और वन किस फॉर द पे कितना डिफिकल्ट फोकस किया स्कोरिंग। जाए। यस यस। तो मैं अपनी बात यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि एक बड़ा पुराना ही मैक्सिम है एक्सपर्ट्स का, ये कहना है कि अपने जब भी आप कोई प्रिपरेशन करते हैं तो कोई एरिया आपका वीक होता है, कोई एरिया आपका स्ट्रांग होता है, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रांग एरिया है कीप दैट स्ट्रांग, उसको स्ट्रांग रखो, बट जो वीक एरिया उसको स्ट्रांग बना दो। एग्ज़ाम को क्रैक करने का ये बड़ा बेसिक फंडा है कि वीक एरिया को स्ट्रांग बनाना है तुम्हें, स्ट्रांग एरिया को स्ट्रांग रहने दो, उसको मेंटेन करो उसकी स्ट्रेंथ को। ये तो होता है प्रिपरेशन का मॉड्यूल, जो प्रिपरेशन का जो जो मॉडल होता है। अब अगर ये 20-25 दिनों में अगर हम अभी बात करें कि हम इसको कैसे लेकर चलें, तो भी अगर बच्चे ने शुरू से कुछ भी तैयारी नहीं करी है तो 20-25 दिन इनफ नहीं है। नहीं, इसको हम लोग मैं दो, मैं अपनी हाँ बात जी कंप्लीट कर लेता हूँ, जी जी जी। इनफ नहीं है, लेकिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई करी है, प्रिपरेशन करी है। अब ये 20-25 डेज़ में हमें क्या फ्रेम ऑफ माइंड में रहना चाहिए, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं अब तक जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया, नई चीज़ ऐड ना करें तो बेहतर है, ठीक है। जितना हम, हर कोचिंग का अपना अपना फंडा होता है। जैसे मैं अपनी कोचिंग की बात करूं तो हमने जितना दे दिया है मटेरियल, दैट इज़ आई बिलीव इंशाल्लाह कि मोर देन सफिशिएंट है वो। बट रिवीजन वहाँ पर इम्पॉर्टेंट, रिवाइज उसको करते रहो, रिवाइज ही करना पड़ेगा और कोई वे आउट नहीं है। अब स्कोरिंग की जहाँ तक बात है वो तो एग्ज़ाम में पता चलेगा कि, लेकिन आपको देखिए हर एक चीज़ के उसके अकॉर्डिंग, आप मान लीजिए कि 30 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस जामिया में आते हैं शायद, 150 क्वेश्चन, तो और सब्जेक्ट की भी तो वेटेज हैं। और उसमें हम ये कैसे कह सकते हैं, हो सकता है वो भी एक क्वेश्चन बहुत ही डिसाइसिव रोल प्ले करता है। तो जितना आपको हर सब्जेक्ट जो पढ़ा दिया गया है कोचिंग से, सब सिलेबस पूरा हो गया है, आपको आपके अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखना है कि आप किसको कितना टाइम देंगे, जो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के वो आप अटेम्प्ट कर सकें मैक्सिमम, आप लीगल एस्पेक्ट का जो क्वेश्चन उसको कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें, आप मैथ के जो क्वेश्चन उसको कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें, आप रीजनिंग के कितना क्वेश्चन उसको आप कितना मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर मैं ये कहूँगा कि इंग्लिश ने, आपका इंग्लिश बहुत ही
क्रूशियल रोल प्ले करता है, तो ज़्यादा टाइम इसी को दे दो, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी सारे सब्जेक्ट में आप उसको इग्नोर कर दें और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। ये डिसाइसिव रोल प्ले करता है इंग्लिश, बट ये सिर्फ इंग्लिश ही रोल प्ले नहीं करता आपको एंट्रेंस क्रैक करने में। मेरा ये मतलब कहने का इसमें है। अच्छा, तो ये आपने तो बड़ी अच्छी बात करी, बट थोड़ा थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे 25 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी बिल्कुल है नहीं। ना, बिल्कुल फ्रेश होंगे कि परेशान होते हैं सर अब क्या करें, या जो बच्चे तैयारी करके आए हैं तो अभी ज़्यादा फोकस किस पे थे, ग्रामर वाले पार्ट पे ज़्यादा थे, वो कैप पे ज़्यादा अच्छा, थे। तो आप थोड़ा स्पेसिफिक हो रहे हैं हाँ, कि इंग्लिश, इंग्लिश सिर्फ इस इंग्लिश की अगर बात करें सर, तो 25 डेज में हमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है या वो कैप वो पे कैप करना है? देखिए, ग्रामर की जहाँ तक बात क्या होती है ना, कि जब पढ़ाया जाता है तो कॉन्सेप्ट उसी वक्त क्लियर होता है, ठीक है। ग्रामर तो आप तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, और उसकी भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। अब वोकैब का वेटेज अगर ज़्यादा है, उसका स्कोरिंग ज़्यादा है, तो आप वोकैब को रिवाइज करो। ग्रामर के प्रैक्टिस वोकैब के कंपैरिजन में थोड़ा कम करो, वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा। कितने अगर घंटे मान लो फिर? 25-30 क्वेश्चंस आते हैं और अगर 15 से 20 क्वेश्चन आपके वोकैब के आ जाते हैं, तो ये बड़ा वेटेज है, मोर देन 50%। अच्छा, एक क्वेश्चन रहता है बच्चों के दिमाग में कि सर अभी 10 से 12 घंटे ये हम अगर रेगुलर क्लियर पढ़ रहे हो हैं। गया होगा, ये जवाब अगर क्लियर हो गया वही होगा मैं तो इसी हम, में हाँ, एक ऐड कर रहा हूँ, इसी में एक बात कि जैसे आपने कहा कि जो एक ग्रामर वाला पार्ट है उसके अंदर जो रूल्स वगैरह उसको देखे, इसे भी एक बात ऐड करना तो है ना, इंग्लिश में ग्रामर वोकैब में टोटल कितना टाइम एलोकेट करें? देखिए, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है, हर बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ होता है, ये बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है। जैसे मैं अपनी स्ट्रेंथ जानता हूँ, हर बच्चे का अलग अलग स्ट्रेंथ, जो मेरी एनालिसिस अपने बच्चों को लेकर, और एक जनरल एनालिसिस भी मेरी है, हर बच्चे का अपना स्ट्रेंथ है, ठीक है। और उसे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ इंग्लिश पढ़नी है उसे। पहली बात तो सबसे पहले उसको हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग टाइम मैनेज करना पड़ेगा, कितना कितना देना है। अब रही बात इंग्लिश में, हम ग्रामर में कितना दें, वो कैब में कितना दें, तो उसको देखना पड़ेगा ग्रामर के एरिया उसका कितना वीक है, वो कैब का एरिया कितना वीक है, उस हिसाब से उसको देखो, उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। अगर मैं एक बात बता दूं कि 2 घंटे, तो ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली मैं बोल रहा हूँ, एंड आई डोंट थिंक कि आई वुड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट कि हाँ 2 घंटे में, ये बड़ा बड़बोलापन हो जाता है। ये मेरे हिसाब से हर स्टूडेंट का, मैं थोड़ा सा कम, लेट मी कंप्लीट, हर स्टूडेंट का अपना एक स्ट्रेंथ होता है। ये बेहतर है, इट्स हाई टाइम कि वो अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लें कि मैं 3 घंटे में अपना ये मामला कर लेना है, या मुझे 3.5 घंटे चाहिए, या मुझे 2 घंटे में कर। ये बच्चों को थोड़ा असेस करना पड़ेगा, अगर वो असेस करेंगे तो वो हो जाएगा। अच्छा, जैसे आपने बोला 3 आवर की बात करी, मैं एज्यूम करता हूँ, ठीक है, हाँ, हर हाँ, स्टूडेंट का अलग अलग एक परसेप्शन हो सकता है। जी, जी, जी। मान के लिए कोई ऑन स्टूडेंट एन एवरेज, हाँ, 3 आवर्स को एलोकेट करना चाह ठीक रहा है, है। तो वोकैब एंड ग्रामर में क्या रेशो रहना 1 चाहिए? घंटे आप वो क्या ग्रामर को दें, 2 घंटे आप वो कैब को दें। तो देखा व्यूअर्स, गुफरान सर ने आपको क्या कहा। चलिए गुफरान सर से और क्योंकि एक बार ग्रामर का अगर वो बिल्ड हो गया ना कॉन्सेप्ट, तो फिर बच्चा भूलेगा नहीं। वो कैब में ये है कि वो कोई ग्रामर नहीं है, तो उसको याद ही करना पड़ेगा हमें। तो देखा व्यूअर्स, गुफरान सर ने क्या बात कही आप लोग को टाइम के एलोकेशन रिलेटेड। चलिए आगे कम्युनिकेशन को, आई होप कि मैं पॉडकास्ट अपनी को बात आगे पहुंचा नहीं, पाया हूं। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात करी। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को वो कैब में होता है, और कॉन्फिडेंस की धज्जी उड़ जाती है जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और वो क्वेश्चन नज़र नहीं आते। कई बार ऐसा भी होता है, तो ऐसे सिचुएशन कैसे टैकल किया जाए? देखिए, यहाँ पर साइकोलॉजी वर्क करती है। साइकोलॉजी ये है कि वही बच्चे ज़्यादा परेशान होते हैं जिन्हें लगता है कि, मतलब ये हम सब की कहानी है ये, ठीक है, कि यार क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है, और जिसकी कोई लिमिट नहीं है उसको आप लिमिट करने के चक्कर में है, तो आप परेशान ही होंगे। आप मेरी बात को समझिए, जी जी जी। ये एक फैदमलेस ओशियन है और आप इसको फैदम करना चाहते हैं। यू आर ट्राइंग टू डू द इम्पॉसिबल, विच इज़ इम्पॉसिबल इटसेल्फ। तो इम्पॉसिबिलिटी की तरफ हमें नहीं जाना चाहिए। बस हमारी साइकोलॉजी, हमारा माइंड, हमारा मतलब हमारा एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि जितना ज़्यादा वर्ड हम कलेक्ट कर सकें, यही बेस्ट वे फॉरवर्ड है। ये जितना ज़्यादा वर्ड कलेक्ट कर सको, जितना ज़्यादा तुम याद कर सको। अब चूँकि अब एंट्रेंस भी देना, अब ऐसा तो नहीं कि एंट्रेंस के दिन तक नए नए वर्ड कलेक्ट करते रहेंगे, रिवाइज भी तो करना है, रिटेन भी तो करना है। इन सारे, जैसे मैं अपने कोचिंग की बात करूं तो हमने बहुत सारा बच्चों को बहुत मटेरियल दिया है इन टर्म्स ऑफ वोकैब, ठीक है, बहुत मटेरियल है, बहुत ज़्यादा। अगर उसी को बच्चे रिवाइज कर लें तो यही काफ़ी। अगर उसके बाद भी उनके अंदर इतनी कैपेसिटी दमखम है तो कुछ ऐड कर लें,
जैसे कुछ बता सकते हैं आप? जैसे मान लिए कि हमने 1000 सिनोनिम दिए अपने बच्चों को, नहीं नहीं, जैसे MLS जो आपने दिया उसके अलावा जो आप बोल रहे हैं कुछ मैं ऐड वही करना कह रहा हूँ कि अगर उसके अलावे अगर कैपेसिटी है तो बिल्ड करने का तो न्यूज़पेपर से मिलता रहेगा वर्ड आपको, बुक पढ़ेंगे आपको उससे मिलता रहेगा वर्ड आपको, यही सब सोर्स और होते कोई हैं वो ऐसी कैब के। वेबसाइट जो बच्चों को आप सजेशन देना चाहते हैं? आई फाइंड एग्जाम वेडा to be most used website for ओके these ओके ओके। entrance examination, तो आई थिंक कि और आप इससे रिलेटेड मैं वो इसे रिकमेंड करूंगा कि वोकैबुलरी की वो यस सीरीज भी आप वोकैबुलरी चला के रहे हैं? जी सीरीज जी हम जी। इसी पर्पस से ही चला रहे हैं, ओके 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 क्योंकि ओके। अगर जो बच्चे एग्जाम वेडा से सोर्स नहीं ले सकते तो वोकैबुलरी से ले लें। अच्छा, एक क्वेश्चन और था कि मॉक टेस्ट के थ्रू इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आ सकता है क्या आपके अकॉर्डिंग, क्या लगता है आपको? एज इन इम्प्रूवमेंट इन व्हाट सेंस? इम्प्रूवमेंट मीन्स स्कोरिंग बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर ऐड ऑन हो देखिए, जाए। मॉक टेस्ट से इंग्लिश इम्प्रूव होगा। मॉक टेस्ट एक टेस्ट है, आपने कितना इंग्लिश पढ़ा ये उसका टेस्ट हो रहा है कि इम्प्रूवमेंट उसमें दिखेगा, उससे होगा वो, फिर आपको यू हैव टू गो बैक टू द सिलेबस, आप पढ़ेंगे। टेस्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं होता, टेस्ट में इम्प्रूवमेंट दिखता है कि जो आपने पढ़ा है उसका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है टेस्ट में। बट जो मॉक टेस्ट है हमारा स्पेशली, एंड मैं इसको बहुत पहले भी और आज भी बहुत असर्टिवली कहता हूँ, और क्योंकि इस पे मेरी काफ़ी मेहनत लगी रहती है तो मुझे बहुत, मैं आई एम वेरी होपफुल कि मॉक टेस्ट अगर बच्चा उसको ध्यान से करे और उस पर थोड़ा मेरा जो फंडा बच्चों को जो 1 का 4 और ये 4 का 8 जो फंडा देता हूँ, अगर वो करे तो ये मॉक टेस्ट मतलब ऑल द मॉक टेस्ट विल स्टैंड देम इन अ वेरी गुड स्टेट, बहुत बेनिफिशियल होगा, बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन में खड़ा कर देगा उन्हें। अच्छा सर, आपने बोला 1 का 4, ये 1 का 4 क्या है? मतलब बच्चे बहुत बोलते रहते हैं गुफरान सर ने 1 का 4, ये भी कहते हैं कि गुफरान सर वोकैब नहीं पढ़ाते हैं, खेती करना सिखाते हैं। तो 1 का 4 क्या है, खेती क्या है, थोड़ा सा अब बताएंगे आप? यही 1 का 4 कभी ये फंडा मैं अपने ऊपर अपनाया करता था, मैंने कहा अब मेरे बच्चे भी अपना लें इसे, बस इसी उम्मीद से। आई होप कि फ़ायदा करता तो होगा क्या और है सर, फ़ायदा करेगा। थोड़ा सा एलाबरेट करें, हमारे व्यूअर्स कुछ नहीं है, देख रहे मल्टीप्लाई होंगे। करना है। एक लोगों से मिल लिया, बात नहीं बनी, 2-4 लोगों से और मिल लो, अच्छा अच्छा। एक समझ हो जाएगी। एक तरह के एक ही लोग से आपने एक लोगों से मिलकर आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि सारे लोग ऐसे ही होते हैं। यू हैव टू कम अक्रॉस, यू हैव टू मीट मेनी मोर पीपल, तब आपको एक अंदाज़ा होता है। तो एक वर्ड आपने पढ़ लिया, अब उसके जो है 5-6 सिनोनिम और आप ऐड कर लें तो आप के जो मतलब जो कॉफर है वोकैबुलरी का वो भरता रहेगा ख़जाना। तो बस यही एक फंडा है और इसमें कोई नई बात नहीं है, ना कुछ मुझसे पहले शायद किसी ने कहा होगा, लेकिन ये मैंने सुना नहीं कि किसी ने कहा है, मैंने अपने आप को ही सुना कि अच्छा, मैंने एक कहा क्वेश्चन है। मैं और पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इंग्लिश सेक्शन के अंदर क्या गैस करना सेफ होता है? गेस तो करना ही चाहिए हर सेक्शन में मेरे ख्याल से, बट ये कि गेस रहे डिपेंड करता है कि आप देखिए आप ये गैस का मतलब थोड़ा मैं और क्लियर कर दूँ, मैं भी जिस एग्जामिनेशन कुछ हॉल भी में नहीं गए। आता आपको, हाँ हाँ, आप नहीं आता तो अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया लग रहा है, मीन्स फॉर एग्जाम्पल आप 50% श्योर हो, 50% नहीं हो, 4 ऑप्शन है। हाँ देखिए गेस 4 में करने से के 2 लिए आपने तो एलिमिनेट कर दिया, अब 2 में खेलना है। 2 में तो खेलना है। अब क्या ये सेफ है हाँ कि हम हाँ, उस पर गेस खेल जाए? देखिए क्या है कि मैं पहली बात तो है कि गेस हम तभी करते हैं व्हेन वी हैव अ सर्टेन आइडिया, अदरवाइज गेस तो होता है ना, ब्लाइंड शॉट होता है वो। हम हर चीज़ को गेस या एस्टिमेट तभी करते हैं जब हमें एक आइडिया होता है, एक रफली एक आइडिया, एक स्केच होता है हमारे माइंड में। अब डिपेंड करता है कि मान लो 2 को तो हमने बहुत ही ईजिली एलिमिनेट कर दिया, अब 2 में मामला अक्सर 2 में ही मसला फंसा, वरना फिर गेस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो 2 में मसला फंस गया अगर मामला आपका, तो ये देखना होगा कि हम वेयर वी आर स्टैंडिंग, मतलब स्कोर हमारी हमारा कहाँ है? सिचुएशन क्या है, सिचुएशन क्या है? सिचुएशन क्या है, ये नहीं कि 50-50 है हाँ, लगाओ, जो 90 फॉर एग्जाम्पल 90 मार्क्स आपके आ गए हैं, तो फिर फिर why you have वाई to यू guess? गेस, यस, और आप 30 तक नहीं पहुंच गए तो आपको ऑप्शन ही नहीं है। बिल्कुल, मतलब आप yes, 1000 गेस्ट का एक्सपेक्ट कर रहे हैं Yes, और yes. 990 आ चुके हैं, तो 10 लोगों की वजह से परेशान क्यों हो रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसको ऐसे ले लीजिए आप। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है, कई बार बच्चे पूछते भी हैं, क्या PYQ करना ज़रूरी है इंग्लिश के लिए? PYQs तो हर चीज़ के लिए करना ज़रूरी है, नॉट जस्ट इन इंग्लिश बट इन एवरी सब्जेक्ट। PYQs जैसा कि प्रीवियसली जो है अब मैंने आपके मुंह से सुना कि PYQ इज़ द बाइबल, जी एंड मैंने इस लाइन को मैंने ले लिया जी। एग्जैक्टली, PYQ इज़ द बाइबल, बिकॉज ये एक फ्रेमवर्क देता है आपको, एक ये फ्रेमवर्क देता है, एक रोड मैप देता है कि क्वेश्चन का लेवल इस तरीके का हो सकता है, क्वेश्चन का लेवल ऐसा हो सकता है और इन सेक्शन से क्वेश्चन आ सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो
टू अंडरस्टैंड कि हम इंग्लिश तो पढ़ रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, बट क्वेश्चन कैसे फ्रेज होगा, क्वेश्चन कंपोज कैसे होगा, उसके पीछे की आइडियोलॉजी और साइकोलॉजी और फिलॉसफी क्या है क्वेश्चन को रखने की, तो ये हमें PYQs बताता है। दैट इज़ वाई वो आपकी लाइन बहुत अच्छी लगी कि PYQ इज़ द बाइबल। अच्छा चलिए, ये तो हो गई पीवाईक्यू के बाद। अब आप एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बच्चे प्रिपरेशन में, इंग्लिश की प्रिपरेशन में सबसे बड़ी क्या मिस्टेक करते हैं जिनको नहीं करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट यू थिंक अबाउट इट, अबाउट द मिस्टेक? मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए मैं तो बच्चों की ज़बानी सुनता हूँ, उस पर मेरी कहानी होगी यहाँ पर, मैं एग्ज़ाम हॉल में तो होता नहीं। बट ये कि बच्चे, मैं भी उनके एज में था तो शायद ऐसे ही फील करता था, नर्वस जो एंग्जाइटी, ये जब व्हेन इट स्टेप्स इन, व्हेन द एंग्जाइटी फैक्टर एंड द नर्वस फैक्टर स्टेप्स इन यू, जब आपके अंदर आ जाता है तो वो फिर थोड़े बहुत गड़बड़ी होने लगती है। मेजॉरिटी केसेस यही है, मेजॉरिटी केसेस यही है, इसमें न चाहते हुए भी इंसान गलत कर जाता है। वो एग्ज़ाम का कुछ असर ही कुछ ऐसा है, एग्ज़ाम फोबिया इसी वजह से वो आता है, एग्ज़ाम फीवर इसी को कहते हैं। वो एग्ज़ाम है, वहाँ पर अच्छे अच्छों के हाथ कांपते हैं, वो होता है, ये बहुत नॉर्मल फिनोमेना है। इसीलिए जितनी बार कोई एग्ज़ाम देता रहता है, इसीलिए जब कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो कहते हैं कि जस्ट फेस द एग्जामिनेशन, कीप फेसिंग द एग्जामिनेशन, डोंट वेट फॉर द फाइनल कॉल, जस्ट गो थ्रू द ड्रिल, गो थ्रू द ड्रिल। आप उसमें ना पक्के हो जाते हो उस ड्रिल में, फिर आपको एग्ज़ाम का जो फोबिया और जो नर्वस फैक्टर भी बहुत हद तक, मतलब टू लार्ज एक्सटेंट डाइल्यूट हो जाता है उसका इम्पैक्ट, वो इफेक्ट। तो ये ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि नर्वसनेस की वजह से होता है, एंग्जाइटी की वजह से होता है, और ऑन टॉप ऑफ ऑल लैक ऑफ प्रिपरेशन। लैक ऑफ प्रिपरेशन से बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और नर्वस हो जाता है इंसान, लेकिन प्रिपरेशन है उसके बाद भी जो है नर्वस फैक्टर, नर्वस होना और एंग्जाइटी थोड़ा सा रोल प्ले कर जाता है, जो थोड़ा बहुत अगर इधर उधर होता है 19-20, तो उसी वजह से मैं ये समझता हूँ। बाकी और नहीं है, जो बच्चे सिंसियरली प्रिपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हो जाता है, कुछ अच्छा भी होता है। फिर ये है कि बहुत कम ही होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में निकल कर बच्चे बोलें कि दे कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, कि वाओ, मतलब वी जस्ट नेल्ड द एग्जामिनेशन पेपर। ऐसा होता नहीं नॉर्मली, मतलब जनरली केस, वो एक्सेप्शनल केस हो जाता है। बट स्टिल ये है कि जब हम रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो वी सी मेनी हैप्पी फेसेस, तो हमें उसका भी वेट करने के, तो बाकी एग्ज़ाम का अपना एक असर है, वो रहेगा, वो रहा है, वो रहेगा, वो है। अच्छा, एक क्वेश्चन में सिलेबस से रिलेटेड है कि लीगल इंग्लिश है नॉर्मल इंग्लिश में क्या डिफरेंस है सर? लीगल इंग्लिश में देखिए, ग्रामर में तो कोई लीगैलिटी है नहीं, वो लैंग्वेज से ही होगी। लीगल टर्मिनोलॉजीज़ बन सकता है, लीगल वोकैब कह सकते हैं आप उसे, लीगल मैक्सिम। लीगल मैक्सिम कह सकते हैं। वो हमने देखा है कई बार, वो इंग्लिश के सेक्शन में लीगल मैक्सिम आ जाता है, वो तो वो लगे हाथ दोनों रोल प्ले कर लेता है, वो बड़ा ही एम्बिगुअस सा खेल हो जाता है इंग्लिश में। इंग्लिश मेरे हिसाब से मतलब इंग्लिश इज़ अ विक्टिम ऑफ एम्बिग्विटी इन लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन, कि इसको ये मतलब ये लीगल वाला पार्ट भी थोड़ा अपने अंदर इसका आ जाता है, और इंग्लिश वाला तो है ही। जैसे लीगल मैक्सिम को ले लें, वो कैब में भी आ गया, वो उसमें भी आ गया, वो खेल हो गया वहाँ पर। बाकी तो बच्चे 30 इंग्लिश सोच के जाते हैं, पता चला 10 जो है लीगल से कट गए, 10 इंग्लिश से कट गए, कुछ लीगल पैसेज भी आ जाता है, तो लीगल पैसेज भी आ जाता है। तो ये सारा फैक्टर है जो होता है। ये सब अपने अपने, देखिए वो ट्रिक होता है, वो एक उनकी स्ट्रैटेजी होती है क्या। और फिर लीगल पैसेज होना अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे लॉ में लीगल फील्ड में जा रहे हैं तो उन्हें लीगल पैसेज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ना कि पेज 3 के न्यूज़ का होना चाहिए, है ना। फैशन मैगजीन की सेंस होनी चाहिए, लीगल सेंस उनका बहुत ही मतलब डेवलप होना चाहिए, तो वो लीगल पैसेज तो इट मेक सेंस। अच्छा, क्वेश्चन मैं ये बार बार पूछ ही रहा हूँ क्योंकि वोकैब इंग्लिश तो है ना, मेरी भी वोकैब काफ़ी ज़्यादा हिली हुई है, तो सोच रहा हूँ कि आपसे पूछ लो कि वोकैब को लॉन्ग टर्म में कैसे हम लोग मेमोराइज या याद कर रख सकते हैं, इसके लिए कुछ। आई थिंक आफ्टर मतलब आफ्टर अ पॉइंट वी डोंट हैव टू मेमोराइज इट, वी जस्ट हैव टू रीड न्यूज़पेपर, रीड बुक्स। दिस इज़ द ओनली वे कि आप वर्ड को कलेक्ट कर सके। एंड आप ऑफ कोर्स जब आप पढ़ेंगे कोई चीज़ तो बिना वर्ड की मीनिंग जाने तो आगे बढ़ेंगे नहीं। तो जैसे कि मैं आपकी बात करूं, हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग बस न्यूज़पेपर पढ़ें, बुक पढ़ें, नावल पढ़ें,
टेक्स्ट बुक पढ़ें, किताबें पढ़ें, जस्ट रीड, रीड एंड रीड। और बिना वर्ड की मीनिंग जाने तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, वरना फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमारे वोकैबुलरी बिल्ड हो। लेकिन स्टूडेंट के लिए उन्हें याद करना पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग एक अलग चीज़ होती है वर्ड की, लेकिन वहाँ पे उनको बताना पड़ता है, तो दे हैव टू मेमोराइज इट। तो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी इस पॉडकास्ट में, ये क्योंकि व्यूअर्स ये हमारा पहला पॉडकास्ट है MLS का, मेड इन है पॉडकास्ट। ना, मिड इन पॉडकास्ट। एंड काफ़ी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन और जो गाइडेंस आप लोग को चाहिए हो थी इंग्लिश सेक्शन के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि जामे BLLB का जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। इसके लिए मैं तहे दिल से गुफरान सर को शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तो गुफरान सर, काफ़ी आपने इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया इस पॉडकास्ट के अंदर, तो काफ़ी अच्छा लगा। एंड काफ़ी बच्चों को इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 4 जून को एग्जामिनेशन है, राइट। तो एक लास्ट में एक मैं आपसे कंक्लूड करने के लिए मैं आपसे बोलूँगा कि आप क्या कंक्लूड करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, फिर हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हाँ, हैं। मतलब मैं बस बच्चों को बस यही मतलब नसीहत कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, इसे यही है कि पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये बहुत ज़रूरी है। विथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। आप जितना सिलेबस है उसको तो पूरा पढ़ना और पूरा ही रिवाइज करना है। अब इसके हिसाब से आप अपना टाइम को मैनेज कर लीजिए, वो बच्चों ने ही करना है, ठीक है। वो एक रफली हम बता सकते हैं, बट बेहतर होगा कि वो खुद अपना देख लें। बट रिवीजन इज़ द की, रिवाइज करना पड़ेगा। किसी का एक बार रिवीजन इनफ है, किसी का 2 बार, किसी का 3 बार। ये बच्चे बताएंगे कि किसको कितनी बार रिवाइज करना पड़ता है। और मॉक टेस्ट है, टेस्ट करते रहें आप। एग्ज़ाम बेटा पे जाकर वो टेस्ट की तरह भी ले सकते हैं उसको। तो ऐसे चीज़ें जो हैं क्लैरिटी के साथ आती जाएगी, और बहुत सारी चीज़ हम वक्त के साथ सीखते हैं। तो ये चलता रहेगा, ऑनगोइंग प्रोसेस है। प्रिपरेशन इज़ नेवर कंप्लीट, बिल्कुल ऑनगोइंग सही कहा, प्रोसेस होता है। बिल्कुल सही कहा आपने गुफरान सर। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू टू। तो डियर व्यूअर्स, इस पॉडकास्ट में इतना ही। आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अब हम लोग मिलेंगे आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज़।